नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं। ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसको अक्सर पति लोग भी अपने केसेस में मिस करते हैं और पत्नियां भी करती हैं। आज ये चीज़ पत्नियों को जाननी चाहिए। मुझसे कई लोग बहुत नाराज़ रहती हैं, पत्नियां खास तौर से, इसलिए कि उन्हें लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। नहीं, इस पे पहले मैं एक बात अपनी शेर से कह देना चाहता हूँ, मेरा खुद का ही बनाया हुआ है। कासिम मेरी दुकान पे चढ़कर मेरी बुराई कर, कासिम मेरी दुकान पे चढ़कर मेरी बुराई कर, तो मेरा हुनर तो देख। मैं जहर बेचता हूँ मगर उम्दा बेचता हूँ, मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप कुछ पति भी हैं और बहुत सारी पत्नियां भी हैं जो मेरा ये चैनल रेगुलर व्यू करते हैं, देखते रहते हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। पर मेरे लिए संदेश प्रसारित किया जाता है कि मैं पत्नियों के खिलाफ बोलता हूँ। नहीं, पहले तो मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूँ, मैं आज ये क्लियर कर देता हूँ, मैं हर झूठे और गलत आदमी के खिलाफ हूँ, चाहे वो महिला हो और वो चाहे पुरुष हो। मैंने हर बार अपने वीडियो में झूठी पत्नी या महिला कहा है, उस औरत के लिए नहीं कहा जो पीड़ित है, जो तकलीफ़ में है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सभी औरत गलत होती हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सभी पुरुष गलत नहीं होते। परंतु ये संख्या जो है ये इम्बैलेंस हो गई है, ये ऐसे हो गया है ये रेशियो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर का विरोध करने के लिए अपने चैनल को नहीं चलाता हूं। तो लीजिए, आज आपके लिए भी कुछ प्रस्तुत है, समझ लीजिए। मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं कि पत्नियों को भी ये चीज़ देखकर समझ लेना चाहिए क्या उनके केस में इस तरह का नुकसान हो रहा है, और पत्नियों को विशेषकर समझ लेना चाहिए कि किस वजह से उनके केस लंबे चलते हैं या उन्हें न्याय नहीं मिलता। जो अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमने ये भी लगाया, हमने सेक्शन 9 भी लगाया, हमने DV भी लगाया, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो समझिए कि कैसे आपका मामला गड़बड़ा गया है। तो इसी सूरत पे आज हम अपनी रोशनी डालेंगे, इसी हालात पे हम आज अपनी रोशनी डालेंगे। पर इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़, अगर आप लोग क्रैश कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करा दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक ब्लूप्रिंट आपको तैयार करवाता है अपने केसेस के लिए, और आपका एक माइंडसेट तैयार करता है, प्रिपेयर करता है इस चीज़ के लिए कि आप अपने केसेस को किस तरह से डील करें और क्या ज़रूरी है कि क्या नहीं करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या नहीं करना वाली चीज़ जो है वो ज़्यादातर करी जाती है, तो वो उस पर फोकस लेके आता है। मगर इसमें एक पर्सनल हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। अगर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लेना है तो क्रैश कोर्स के अलावा मेन कोर्सेज होते हैं, वहाँ हमारी टीम और मेरा खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसको आपके इंडिविजुअल केस के हिसाब से उस कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है। आपकी लॉ एजुकेशन बहुत प्रबुद्ध, बहुत स्ट्रॉन्ग की जाती है उसके अंदर, जिससे कि गलतियाँ कम हो, केस में रिलीफ ज़्यादा आए। अगर आपको बहुत जल्दी में कोई चीज़ समझनी है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका कोई सॉल्यूशन निकले, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ले लें और बात कर लीजिए। अब मैं आता हूँ आज के मुद्दे पे। देखिए, जो लोग अपना घर बसाना चाहती हैं महिलाएं, और जो महिलाएं बहुत प्रताड़ित हुई हैं, कोई गुंजाइश उन्हें दिखती नहीं है रिश्ते में, ये वीडियो दोनों के लिए है। और फिर मैं आता हूँ पतियों के लिए, जो ये सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कर दें कि प्रताड़ित करने के बाद वो यहाँ गाइडलाइंस लेंगे और वो निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, अगर किसी पति का शोषण किया जा रहा है किसी महिला द्वारा, तो वो भी ये वीडियो देख सकता है। मैं पहला मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। पहला तथ्य जो है वो आप सत्य बोलें, यानी कोई भी फैक्ट अगर आप कोर्ट के सामने लेकर जा रहे हैं, अपनी पिटीशन में जो लिख रही हैं, उसको आप सच्चाई से पेश करें। जो भी घटित हुआ है, जो घटित नहीं हुआ है, उसकी कहानी बिल्कुल भी वहाँ मत दिखाइएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह एक साजिश में फंस रही हैं। कारण यह है कि आप खुद अपने पति को निकल कर जाने की इस केस में से जगह दे रही हैं। अगर आपने उतनी घटना जिसका सबूत आपके पास नहीं है, उससे ज़्यादा का उल्लेख कर दिया है, तो फिर आप समस्या में आ सकते हैं। इसलिए ये केसेस उलझ जाते हैं, मिंगल अप हो जाते हैं, और ये
कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स में आ जाते हैं, कई बार ये कई और समस्याओं में आ जाते हैं, पर अल्टीमेटली रिजल्ट पर नहीं आते। कम से कम पे फोकस कीजिए। मेरे पास ऐसे कई महिलाएं हैं, हो सकेगा तो मैं उन लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा अगर वो यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ओपन आके अपने केस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगी। तो वो मेरे संपर्क में हैं जिन्होंने सिर्फ डीवी के आधार पे एलिमनी भी लिया है और मेंटेनेंस भी लिया है। ये सब गलत शगुफा है, गलत फहमी है कि बहुत सारे केसेस लगा देने से आपको बहुत सारा मेंटेनेंस और एलिमनी मिल जाएगा। आप गलत तरीके से जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, आपको जल्दी रहती है कि ये सिखाया जाता है शुरुआत में कि जल्दी जल्दी लड़कों, उसके परिवार को, सबको जिन्होंने गलती नहीं की, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी बिना सबूतों के पार्टी बना लीजिए, एफआईआर में लिखवा दीजिए, फिर उसके बाद एफआईआर में से हम नाम कटवा देंगे, फिर आगे आप केस में सिर्फ चार्जशीट में 2-4 जनों का ही नाम रखेंगे। ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। कारण क्या है कि एफआईआर में जिसका नाम हटा दिया गया है वो आप पे 340 सीआरपीसी में केस कर सकता है, डिफेमेशन का केस कर सकता है, और आपने उसको मेंटली एक्सटॉर्ट किया है, आपकी वजह से उसे थाना कचहरी देखनी पड़ी, तो वो वहाँ पर आप पे केस कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज आपके पति भी ले सकते हैं कि देखिए ये पहले कुछ और बोलती हैं, फिर बाद में कुछ और बोलती हैं, आप कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही हैं अपने केस को, इसलिए ये दिक्कत, ये सूरत आपको बाद में फेस करनी पड़ती है। कोर्ट में आप झूठी साबित होती चली जाती हैं, और अगर कोई मुकाबला करने वाला व्यक्ति आपका पति हुआ तो वो आगे तक, क्योंकि आपने उसे उकसाया है उसके घर वालों का झूठा नाम लिख के, और किसी की भी बहकावे में आके कभी मत लिखिए कि कोर्ट बाद में ये पेशकश नहीं सुनेगा आपकी कि मैं तो इनके बहकावे में आ गई थी, इन्होंने मुझे दबाव बना दिया था। इंडिविजुअली सब कुछ जो है वो सब कुछ आपके ऊपर ही आएगा। देखिए, न्याय का ऐसी अवधारणा नहीं है जैसे कई लोग आपको सिखा देते हैं कि गलत तरीके से कुछ भी पेश कर दीजिए वो सब कुछ हो जाएगा। तीसरा, झूठ को भी लेन देन वाली जो बात आप कहते हैं उसके अंदर कभी यूज़ ना करें। आपराधिक कार्रवाई आप पे की जा सकती है, और वो आपराधिक कार्रवाई जो है उसके अंदर कभी कभी लेन देन में पिताजी की इनकम से ज़्यादा लेन देन आप दिखा देते हैं, तो पिताजी भी उसमें फंस सकते हैं। टैक्स एविशन पिटिशन का आपका पति आप पर दावा कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग को आपकी रिपोर्ट जो आपने कोर्ट में पेश की है वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसको ले जाकर आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है आपका पति, एक चीज़। दूसरा यह है कि अगर दहेज लेना स्वीकार गलती से आपने अपने पिताजी के थ्रू करवा दिया है पिटीशन के अंदर, तो आपके पिताजी को कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। ऐसे जजमेंट्स आ चुके हैं और इनका रेफरेंस लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गलतियां ना करें। मैं आज गलतियों पे ही इसलिए वीडियो बनवा रहा हूं कि पहली चीज़ समझिए, युद्ध को युद्ध की नीतियों में लड़िए। अगर इससे बाहर जाकर, कायदे से बाहर जाकर अगर आपने नुकसान किया तो फ़ायदा आपके पास नहीं रहेगा, इसलिए कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। दूसरी, अब मैं अगली बात जोड़ता हूं, वह है चौथा पॉइंट, वो है रिश्तेदार जो आपसे कभी मिले ही नहीं, जिन्होंने आपसे कभी रिलेशन रखा ही नहीं, जिनका शेयर हाउस होल्डिंग नहीं रहा, जिन्होंने कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम में अगर आपका नहीं रहा, यानी 498A में कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम रहता है, क्रूरता रहता है, और अगर उन्होंने किसी एक छत के नीचे आपके साथ कोई भी घरेलू संबंध नहीं मेंटेन किया है, जो कि डीवी की पहली कंडीशन है, तो दोनों जगह आप फंस रही हैं। गलत प्रैक्टिस पे मत जाइए। आपको लगता है एक्सटॉर्शन हो जाएगा, अगर केस एफआईआर से निकलकर कोर्ट तक पहुंच गया, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर पहुंचा या फिर वो रेगुलर बेल लेके पहुंचा, और रेगुलर बेल लेके अगर आपका पति समझदारी से वहां पहुंच गया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके दिमाग पर तलवार लटक जाएगी, फिर आपके और आपके परिवार के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पांचवा जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, ये कभी मत कीजिएगा। ये 2 बातें अगर आपने कर ली तो ये वैसे तो ऊपर वालों से भी बहुत नुकसान होने वाला है, पर इनसे इंस्टेंट तलाक और नो मेंटेनेंस वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। वो है पति के नाजायज संबंध या उसके किसी भी कैरेक्टर एसिनेशन पर मत जाइए जब तक आपके पास तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर ओरल एविडेंस या विटनेस नहीं हो आपके पास, मत जाइए। उसके कार्यालय पे उसको जॉबलेस करने का, या जैसे उसका वो बाहर एनआरआई है तो उसके पासपोर्ट जब्त कराकर उसका जॉब निकालने का, ये सब कार्य अगर आपने किए हैं तो नो मेंटेनेंस पे आ जाएंगे मोहतरमा। कारण है कि आपने उसका जॉब खा लिया, तो वो कोर्ट में क्या देगा कि मेरा तो अपमान भी किया है, एक क्रूअल्टी तो पहले हो गई, उसकी वजह से मैं जॉबलेस हो गया, दूसरी क्रूअल्टी ये हो गई। अगर एनआरआई है उसका, आप पासपोर्ट इंपाउंड कराते हैं, जो कि अब क्लियर हो चुका है कि पासपोर्ट इंपाउंड नहीं होंगे। 498A जब तक साबित नहीं होता है तब तक वो आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि बीच में
बहुत दिक्कतें आई थी। तो अब कोर्ट्स ऐसी हरकत भी नहीं कर रहे हैं, पर आपने ऐसी एक्टिविटी भी की तो आपका फ़ायदा ले जाएगी सामने वाली पार्टी, इसलिए गलतफहमी में ना रहें। मेंटेनेंस जो है वो किसी भी हालत में इतना ज़रूरी ना बना दें कि आप सोचें कि कोई ना कोई पॉइंट्स हो जाएगा। 4-5 पॉइंट काफ़ी होते हैं अगर आपके पास एविडेंस है, आप सच्चा केस लड़ रहे हैं। छठा महत्वपूर्ण है, इसमें डीवी हुआ है तो डीवी का ही केस लगाएं। बाकी झूठे केस जो हैं वो एक सच्चे केस को कमज़ोर कर देते हैं। अगर आपने 498A ज़बरदस्ती लगा दिया है और वहाँ आप समझा ही नहीं पा रही हैं कि दहेज के लिए क्रूरता हुई थी या नहीं हुई थी, डिमांड हुई थी या नहीं हुई थी, और आप खुद कंफ्यूज हैं, वहाँ कंफ्यूज हो रही हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिससे मैं थोड़ा सरल भाषा में समझा देता हूँ, जब आपसे वहाँ सवाल जवाब होगा कोर्ट के अंदर, या वहाँ पर आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, यानी कि आपसे सवाल पूछेंगे सामने वाले वकील, तो आपके अलावा उस पूरे मैटर को फेस करने के अंदर आपके अलावा कोई नहीं होगा। ना आपके वकील साहब होंगे, ना वो झूठे लोग होंगे जो आपको समझा रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। वहाँ आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूरी तरह ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत तीखे और घुमावदार होते हैं, पूछ कहीं और रहे हैं, रिजल्ट किसी और चीज़ का ले लेंगे, आप बुरी तरह फंस जाएंगी। इसलिए ये हरकत ना करें। सातवां व झूठा एफिडेविट ना दें, ये 7वां पॉइंट है। झूठा एफिडेविट बिल्कुल ना दें। ये गलत जानकारी कोर्ट में अगर दी तो आपको जेल तक हो सकती है, 3 साल तक की जेल का प्रावधान हो चुका है कई एफिडेविट्स के अंदर, स्पेशली जो आप अपने इनकम का देते हैं। अगर आप जॉबलेस हो गई हैं तो उसके बारे में भी बता दीजिए, आप कैपेबल क्यों नहीं है तो उसके बारे में बता दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, 125 में हर स्त्री को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उस स्त्री को मेंटेनेंस मिलेगा जो एग्रीव्ड है और जो इनकैपेबल ऑफ अर्निंग है। उस स्त्री के लिए नहीं है जो कैपेबल ऑफ अर्निंग है और पति को जबरदस्ती दबाने के लिए आइडल होके अपने घर पे बैठ गई है, उसको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। बच्चे का मेंटेनेंस आप ले सकते हैं पति से, पर अगर आप बराबर पैसा कमा रहे हैं दोनों, तो पति इस बात पे भी दावा कर सकता है कि आधा ये दे आधा मैं दूंगी। ठीक है, तो यानी कि आपके और उसके बीच में भी इस तरह से आपके रेशियो प्रोपोर्शनेट जो भी सैलरी का निकल के आता है वो वहाँ पर दिया जा सकता है। मैंने आज आपको सचेत किया है, आगे आपके लिए वीडियोस हम लोग आपकी जानकारी के लिए बनाएंगे अगर आप पीड़ित हैं तो। पर मेरे को एक बात हमेशा क्लियर रखिए कि आप पीड़ित ही होने चाहिए। नीचे आके कमेंट सेक्शन में कुछ भी कह देने से मेरे वीडियोस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अननेसेसरी आप लंबी लंबी बातें वहाँ लिखते हैं, वो गलत है। पीड़ित के हम साथ हैं, चाहे वो लड़की रही हो और वो चाहे लड़का रहा हो। पीड़ित के हम साथ हैं, दोषी के हम कभी साथ नहीं हैं। पर आप कई लोग यहाँ आके कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जिसके पास सबूत नहीं है वो गई ही झूठे केस करने हैं। जिसके पास कुछ भी हुआ है, कुछ तो उसके पास होता है। लड़कों के पास से कहाँ से निकल के आ जाते हैं सबूत? कितने लड़कों की दिन भर काउंसलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास कॉन्ट्राडिक्शन होता है आपके लिए। तो झूठे केसेस में जो होता है उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उसका एक अलग ही कैटेगरी होती है। और जो सही केस होते हैं वहाँ कुछ तो होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं फिर भी कि आपको लगता है कि नहीं है, तो एक बार डिस्कस कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके केस में एविडेंसेस हैं। कई बार आपको जानकारी का अभाव होता है, तो इस वजह से आपको जो चीज़ एविडेंस के फॉर्म में लग रही है वो एविडेंस लग नहीं रही होती है। एनीवेज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल सूचित करें। स्पेशली बॉयज़ तो मेरे को हमेशा करते रहते हैं, आज मैं चाहूँगा कि महिलाएं भी अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो अपना कमेंट करके जाएं। और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, अब सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के अंदर ऑल का ऑप्शन है वो दबा दीजिएगा। जो आप रेगुलर आते रहते हैं पर देखने के बाद भी वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे या पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।